तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल द करंट इन अ वायर बी द सेम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल इन आइडेंटिकल सेल्स इज हैविंग रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि n सेल हैं आइडेंटिकल, जिनका हर सेल का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और ईएमएफ ई है। इनको कैपिटल आर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है, पहले सीरीज में फिर पैरेलल में, और दोनों केस में करंट सेल से सेम निकले, सारी जो टोटल करंट है वो सेम निकले। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हेन n सेल इन सीरीज। तो बेटा व्हेन n सेल्स आर इन सीरीज, जब ये सीरीज में होंगे तो क्या होगा जरा समझिए। भाई मान लेते हैं कि n सेल हैं, जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है, और इन सब का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे कितने सेल हैं बच्चों? ये n सेल हैं। फाइनली ये n सेल हो गए एक लाइन में। ठीक है, और इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है। इनको जोड़ दिया कैपिटल आर सेल के साथ, कैपिटल आर रेजिस्टेंस के साथ। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो सोचिए कितनी करंट फ्लो होगी। तो देखिए बच्चों, जब ये सब सेल सीरीज में लगे हुए हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो करंट यहाँ आएगी वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। मतलब ये सारे रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो उस समय यहाँ पे करंट निकालना है तो हमको पहले तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ के नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना चाहिए, फिर हम करंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सर्किट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा बेटा? इसको आर नेट कह देते हैं। तो सब तो सीरीज में लगे हुए हैं, यानी कि स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, ये कितनी टाइम है बच्चों? ये है n टाइम्स। स्मॉल आर वाले कितने लगे हैं? n सेल लगे हुए हैं, है ना। और प्लस एक ये बाहर वाला कैपिटल आर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आर नेट की वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगी एन आर प्लस आर। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा बच्चों? यहां पर लिख देते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सर्किट। तो इस कंडीशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा? तो ई इक्विवेलेंट होगा बच्चों, ये कितना होगा देखिए। तो जब सब सीरीज में जुड़े होते हैं, जब एक सेल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है तो उनके ईएमएफ आपस में ऐड हो जाते हैं। देखो, इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से, फिर इसका निगेटिव अगले के पॉजिटिव से, और ऐसे ही चला गया। इसका मतलब ये हो जाएगा ई प्लस ई, और कितनी बार जाएगा बच्चों? n टाइम्स। अब n टाइम किसी चीज को जोड़ोगे तो सिंपल सी बात है भाई, 2 बार जोड़ते 2 ही आता, 3 बार जोड़ते 3 ही आता, तो n टाइम जोड़ेंगे तो n ही आएगा। बहुत बढ़िया, यानी कि E इक्विवेलेंट का आंसर हो गया Ne। सो करंट इन द सर्किट, सो करंट इन सर्किट। तो बच्चों करंट कितनी होगी? I इक्वल टू, ये होगी E इक्विवेलेंट अपान R नेट, या R इक्विवेलेंट भी कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। तो I इक्वल टू हो जाएगा E इक्विवेलेंट कितना है? Ne, R इसका जो नेट आया वो क्या आया है? NR प्लस कैपिटल आर। ये I आ गया बच्चों किसमें? सीरीज में। सीरीज वाले I को हम क्यों ना IS कहते हैं, करंट इन सीरीज। बहुत बढ़िया। फिर बच्चों हमसे कह रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, हमसे कह रहे हैं कि अब n सेल पैरेलल में जोड़े जाते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं बच्चों व्हेन n सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जब बच्चों उनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? जरा दिमाग लगा लो यहाँ पे। तो पहले आपको हम कनेक्ट करके दिखाते हैं इन सेल को, है ना। कुछ ऐसे कनेक्ट होंगे, ये ऐसा, ऐसे, और ये इस तरह करते हुए बच्चों कितने सेल लग जाएंगे? n सेल लग जाएंगे।
इस तरह करते हुए कितने सेल लगेंगे n, और सबका EMF E होगा, सबसे मेन बात, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, बहुत बढ़िया। और इस तरह कितने सेल बच्चों जोड़ दिए हमने, n सेल जोड़ दिए, यहाँ पे लिख देते हैं n सेल, ठीक है। और ये इसके साथ एक कैपिटल R रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब R रेजिस्टेंस इसके साथ जुड़ा। अब सोचो क्या होगा, अब अगर इक्विवेलेंट EMF सर्किट का निकालते हो तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट EMF ऑफ ऑल सेल, तो ये भी बच्चों E ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो यहाँ का E, तो यहाँ का E, यहाँ का E, तो सबका E ही रहेगा। मतलब यहाँ से आज तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हमको वो E मिलेगा, ठीक है। जो यहाँ का नेट EMF मिलेगा वो मिलेगा E। अच्छा, अब नेट रेजिस्टेंस देखना है। देखो बच्चों, ये N रेजिस्टेंस तो किस में जुड़े हैं, पैरेलल में आपस में, और उसके साथ ये वाला कैसा जुड़ा होगा, सीरीज में। क्यों? क्योंकि सबकी करंट कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ हम बात करते हैं बच्चों, तो इन सबसे करंट निकलेगी जो कि सब में अलग अलग है, इसलिए सब पैरेलल में है, और फिर वो करंट यहाँ जाएगी। ये IP है, यही हमको निकालनी है, ठीक है। और फिर बाद में हमको IP और IS को बराबर करना, बस इतनी सी बात है। तो बच्चों सबसे पहला काम होगा, इनको इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस वन अपान आर इक्विवेलेंट से इसको, ये R इक्विवेलेंट है तो पैरेलल में है, तो वन अपान आर इक्विवेलेंट बराबर वन अपान आर प्लस वन अपान आर, कितनी टाइम बच्चों, n टाइम, n बार है। अब जरा सोचिए बच्चों, जब n टाइम्स हैं तो इनको जब जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, 1 टाइम है तो 1 अपान आर, 2 टाइम होता तो 1 + 1 यानी कि 2 अपान आर हो जाता, 3 टाइम होता तो 3 अपान आर, तो n टाइम है तो n अपान आर। इसका मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है R अपान n, तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R अपान n। ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। लिखेंगे सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा सोचो। तो बच्चों R इक्विवेलेंट डैश इसको बोल दें, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए कितना होगा, तो बच्चों ये सब कैसे पैरेलल में और उसके साथ ये कैसा सीरीज में, यानी कि जो R इक्विवेलेंट आया है R अपान n और प्लस कैपिटल R, इनको जोड़ दो, यानी क्या आएगा ये R अपान n प्लस R, यानी कि R इक्विवेलेंट डैश बराबर आ जाएगा स्मॉल r प्लस n R अपान n। ये R इक्विवेलेंट आ गया। हमको तो चाहिए थी करंट, लिख देंगे यहाँ पे सो करंट इन सर्किट, तो करंट क्या होगी बच्चों, IP। अब IP इज इक्वल टू क्या होती बताओ, IP इज इक्वल टू होती है इक्विवेलेंट EMF अपान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात इस सर्किट की। तो ये क्या आएगी, इक्विवेलेंट EMF है E और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये है R प्लस NR अपान n, तो ये पलट के n ऊपर चला जाएगा, यानी कि IP आ गई यहाँ पे NE अपान R प्लस NR, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और यहाँ पे जो करंट आई थी इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, IS बराबर IP। इसका क्या मतलब है, ये करंट इसके बराबर कर दो, तो IS वाले की वैल्यू रख दो, तो क्या आएगी NE अपान NR प्लस R बराबर, ये भी NE अपान R प्लस NR, RN कर दो कोई बात नहीं, NE से NE कट गए पूरे पूरे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो क्या आएगा NR प्लस कैपिटल R बराबर R प्लस NR, ठीक है। इसको इधर ले आए तो क्या बचेगा n-1 स्मॉल r, इसको उधर ले जाओ क्या बचेगा n-1 इंटू कैपिटल R,
n-1 से n-1 कट जाएंगे, मतलब स्मॉल r बराबर कैपिटल R। इसका मतलब अगर सीरीज में n सेल जोड़े गए, फिर पैरेलल में n सेल जोड़े गए, उनके साथ एक कैपिटल R रेजिस्टेंस जोड़ा गया, उस दोनों कंडीशन में अगर करंट सेम रखनी है तो एक कंडीशन हो गई बच्चों कि स्मॉल r बराबर क्या होना चाहिए, कैपिटल R। इसका मतलब जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि A wire of 15 ohm resistance is gradually stretched to double its length. It is cut into two equal parts. These parts are then connected in parallel across the 3-volt battery. Find the current drawn from the battery. Okay. बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक वायर है, मान लीजिए कोई ऐसा एक रेजिस्टेंस वायर है, ऐसा कुछ होगा। रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, 15 ओम है। हमसे कह रहे हैं कि इस वायर को स्ट्रेच कर दिया गया और स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया गया। अच्छा बच्चों, जब लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा? क्योंकि जब लेंथ को डबल करोगे तो एरिया भी तो चेंज होगा। तो उस हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि जब रेजिस्टेंस पता चल जाए तो इसको वायर को बीच से ब्रेक करो, फिर इसको दोनों को पैरेलल में जोड़ो, फिर उस सेल के साथ जोड़ो। तो पहले तो हमारा काम है कि जब इसकी लेंथ को डबल किया तो उस समय हमको ये बताना है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो भाई ऐसा है, हम मान लेते हैं कि इसकी ये लेंथ 12 है। पहले इसकी लेंथ क्या थी बच्चों, L थी। हम क्या करने जा रहे हैं कि हमको पता है कि पहले रेजिस्टेंस कैपिटल R बराबर 15 ओम है, बाद में लेंथ 12 डबल कर दी गई खींच के उसी वायर को। तो हमको बताना है इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व। बच्चों देखिए जब लेंथ को डबल किया गया तो रेजिस्टेंस हमको सोचना है। तो पहला काम करते हैं, पहले वाला रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो हमको पता है इनिशियल रेजिस्टेंस क्या हो गया, R = L/A। अब बच्चों फाइनल रेजिस्टेंस हमको चाहिए, तो इसके लिए हमको इसका फाइनल एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि पता है जब इस रेजिस्टेंस को खींचते हैं तो उसका एरिया कम होता है। फाइनल एरिया पता चल जाए अगर इनिशियल एरिया के टर्म में, तो फाइनल रेजिस्टेंस भी आसानी से निकल सकता है इनिशियल रेजिस्टेंस के टर्म में। तो कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहला काम करेंगे, ये सोचेंगे कि जब किसी वायर को खींचते हैं तो क्या होगा। तो बच्चों उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम। किसका, वायर की बात हो रही बच्चों, तो वायर के वॉल्यूम की बात करेंगे। अच्छा अब इनिशियल वॉल्यूम कितना है, AL, भाई πr² इंटू H होता है ना, तो एरिया πr² इंटू H की जगह L, तो πr² L। समझो ये सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला हमने यूज कर लिया। तो AL आ गया बराबर फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा बच्चों, ये आएगा A' इंटू 12। ठीक है, L से L काट दो तो A' कितना आ जाएगा बच्चों, A/2। तो फाइनल एरिया कितना हो गया, A/2। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे बच्चों फाइनल रेजिस्टेंस लिखते हैं, फाइनल रेजिस्टेंस व्हेन वी स्ट्रेच वायर 2 टाइम्स। तो ये R' बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा रो इंटू फाइनल लेंथ, यानी कि 12 अपान फाइनल एरिया A' की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो R' बराबर हो जाएगा रो इंटू 12 अपान A' वैल्यू A/2, 2 जब 4 हो गया, यानी कि R' बराबर 4 रो L अपान A। अब 4 रो L अपान A क्या होता है, रो L अपान A मतलब रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो बच्चों। तो R' कितना आएगा, 4 इंटू R। अच्छा, इससे पता चला कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो इनिशियल का 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से बच्चों आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे यहाँ से आप एक ये भी समझ सकते हो कि R' बराबर n² होता है। अगर किसी की लेंथ 2 टाइम बढ़ाए हो तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2² टाइम बढ़ा है। अगर लेंथ को 3 टाइम बढ़ाओगे तो जो रेजिस्टेंस है वो 3² यानी कि 9 टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 टाइम अगर लेंथ बढ़ाओगे तो 4² यानी कि 16 टाइम रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मल्टीपल में आप ये यूज कर सकते हैं फार्मूला। ठीक है, बाकी क्वेश्चन लगाते समय आप इसको ऐसे डिराइव करें। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों, हमसे कहा गया इस वायर को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया। तो पहले तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस हम यहाँ निकाल ही देते हैं।
तो देखिए बच्चों, तो इसका मतलब फाइनल रेजिस्टेंस इस सिचुएशन क्या हो जाएगा, भाई इनिशियल दिया तो 15, तो फाइनल कितना हो जाएगा 4 × 15, यानी कि आर डैश फाइनल रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 60 ओम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या करें, इस वायर को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, फिर उन दोनों पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट किया गया विद सेल 3 वोल्ट। अच्छा, तो पहले काम इसका यहाँ से तोड़ दिया, 2 पार्ट बन गए, यानी कि 2 वायर अब ऐसे बन गए होंगे। ठीक है, और कह रहे हैं इन दोनों को पैरेलल में ऐसे जोड़ दिया गया। अच्छा, ये हो गया बच्चों पहला वाला R1, दूसरा ये R2, और इनको किससे जोड़ा गया बच्चों, ये जोड़ा गया 3 वोल्ट से। अब बच्चों ये रेजिस्टेंस होगा कितना, तो आपको पता होना चाहिए, अगर किसी वायर को इक्वल पार्ट में ब्रेक करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि R = क्या होता है, ρ L/A, एरिया तो वही रहेगा। तोड़ते समय, ब्रेक करते समय एरिया में कोई चेंज नहीं करते, इसे काट देते हैं सीधा। जब यहाँ से काट देंगे तो एरिया में कोई चेंज होना नहीं, मेन क्या है, लेंथ आधी हो जाएगी। जब लेंथ हाफ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो फाइनल जो लेंथ थी, फाइनल जो रेजिस्टेंस था, उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, तो ये हाफ होगा, यानी कि हर पार्ट का रेजिस्टेंस अब हो जाएगा बच्चों 60/2, यानी कि 30 ओम एंड 30 ओम। यहां से बच्चों कितनी करंट पास होगी, मान लेते हैं आई पास होगी, ये आई हमको फाइंड करनी। हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इस सिचुएशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालने जा रहे हैं, तो बच्चों क्या निकलेगा, आर डैश मान लेते हैं, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2। इस फार्मूले को आप ऐसे बच्चों यूज कर सकते हो, R1 R2/R1 + R2 एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा जो हमने लिख दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ज़्यादा सिंपल पड़ता है कैलकुलेशन में। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, R1 30, R2 30/30 + 30। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 900/60। इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया तो क्या है, 15 ओम आ गया। कितना आ गया बच्चों, 15 ओम। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 15 ओम। दस करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल I = तो क्या होता है बच्चों, I = होता है V/R। तो V यहाँ लगा है, V मान लो 3 वोल्ट/R2, जो टोटल इक्विवेलेंट है। बच्चों इसको R" लिख देते हैं, क्योंकि R' हम पहले भी यूज कर चुके हैं ना, तो सबको डबल कर दो, बहुत बढ़िया। तो आ जाएगा I = V, यानी कि 3/R". इसका इक्विवेलेंट कितना है बच्चों, ये 15 ओम, तो 15। तो I = हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1, ये आएगा 5 टाइम, तो 0.2 एम्पियर। सो द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल विल बी 0.2 एम्पियर। इसको फटाफट नोट कर दीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द मोबिलिटी इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो देखिए बच्चों, हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों मोबिलिटी कह सकते हो एक प्रॉपर्टी है जो कि ये बताती है कि किसी कंडक्टर में या किसी सेमी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन कितना इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करने लगेगा, मतलब डिफ्ट करने लगेगा। इस एबिलिटी को बोलते हैं मोबिलिटी। मतलब जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से डिफ्ट करेगा, जिसमें मोबिलिटी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन कम डिफ्ट करेगा उसकी अपेक्षा जिसमें मोबिलिटी ज़्यादा थी। मतलब कम मोबिलिटी तो कम डिफ्टिंग, ज़्यादा मोबिलिटी तो ज़्यादा डिफ्टिंग, इतनी सी बात है। अब ये मोबिलिटी होती क्या है और डिफ्ट क्या है? बच्चों देखिए, आपको पता है कि किसी कंडक्टर में ढेर सारे पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पता है ना। जैसे पॉजिटिव पहले हम कैरियर बना रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ये आयन से उसके न्यूक्लियस पे होते हैं एटम्स के, इसीलिए ये मूव नहीं करते, इसीलिए करंट कंडक्शन में इनकी बात हम लोग नहीं करते। तो यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, जो न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं वो तो बंधे हुए हैं, ठीक है,
जो फ्री हो गए, मतलब वो भी किसी न किसी न्यूक्लियस के इफेक्ट में है, बट वो पूरे मेटल में मूव करने के लिए फ्री है। ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल घूमते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में घूमते घूमते इधर उधर पूरे में ड्रिफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। इस पे हमने क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो हमको पता है जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उन पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर उधर कोलिजन करते करते धीरे धीरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करते हैं, धीरे धीरे ऐसे अपना रैंडम मोशन करते रहेंगे, और इधर उधर चलते चलते वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, ऐसे ऐसे खिसकते रहेंगे। ठीक है, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगते हैं। जिस स्पीड से ड्रिफ्ट करते हैं, जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं, इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाती है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इधर वाली जो इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको वीडी से लिखते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गई क्या होती है। When we applied electric field at a conductor, then all the free electron inside the conductor take a small velocity opposite to the direction of field. This small velocity is called drift velocity. वो इस तरफ ड्रिफ्ट होने लगते हैं बहुत लो स्पीड से। और बच्चों आपको हम यहाँ पे बता दें कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने अप्लाई की है, ठीक है, और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं मोबिलिटी। मतलब मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो म्यू बराबर क्या होता है, वी अपॉन ई। ठीक है, अच्छा, तो हम कह सकते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट मोबिलिटी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इसकी बच्चों यूनिट क्या होती है, तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करते हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, तो अपान वाला मीटर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन सकती है मीटर स्क्वायर अपान सेकेंड इंटू वोल्ट। तो ये यूनिट हो गई, किसकी हो गई, ये हो गई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो बच्चों मोबिलिटी की यूनिट होती है, म्यू की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट। ठीक है, आप चाहो तो इसकी डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हो। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आएगा, सोचो। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो मीटर स्क्वायर अपान में सेकेंड, और वोल्ट का एक और होता है बच्चों यूनिट, जूल पर कूलाम होता है ना। अब सारी डायमेंशन रख दो तो आप इसका मोबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी बता सकते हो। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या आएगा, मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर, मीटर का एल होता है ना, कूलाम, कूलाम का बच्चों क्या होता है 80, जूल का एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और सेकेंड का टी। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, तो मोबिलिटी के यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, देखो नीचे बचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, तो ऊपर बचा एल स्क्वायर 80, और नीचे बचा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। इसको ऊपर ले जाओ तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर 80, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा एम माइनस 1 एल माइनस 2, टी का वैल्यू +1। ठीक है, तो म्यू का डायमेंशन फार्मूला यहाँ से आ जाएगा m माइनस 1, एल तो कैंसिल हो जाएगा, हटा दो इसको, एल हट गया, अब क्या बचेगा t की पावर 2 a, m माइनस 1 t की पावर 2 a। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, मोबिलिटी का। अब बच्चों हम बात करते हैं कि हमसे कहा गया रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम।
हमसे कहा गया है रिलेशन बताना है किसमें, बिटवीन मोबिलिटी म्यू एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो म्यू और टाउ में रिलेशन बताना है बच्चों। हमको पता है कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलती है किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो Vd बराबर होता है ए टाउ, जहां पर ए होता है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब बच्चों द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चलते हैं तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत हाई वेलोसिटी सब चल रहे हैं, तो उस समय आपस में कोलिजन हुआ करता है थर्मल वेलोसिटी की वजह से। उस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ टकराया, कभी यहाँ टकराया, कभी यहाँ टकराया। तो जैसे एक बार यहाँ टकराया फिर यहाँ, तो इन दोनों कोलिजन के बीच, यहाँ कोलिजन यहाँ कोलिजन, इन दोनों के बीच जो टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और या दो लगातार कोलिजन के बीच चली गई डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। खैर अभी उसकी बात नहीं करनी, अभी हमको केवल रिलैक्सेशन टाइम की चर्चा करनी। अब बच्चों देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो भाई एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास होता है। फोर्स किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा आपको पता होना चाहिए। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स क्या लगता है, क्यू ई। अगर प्लस चार्ज रखा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगता है, और अगर माइनस चार्ज रखा हो तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे माइनस है, निगेटिव है, तो इन पर फोर्स कितना लगेगा, अपोजिट। और कितना लगेगा, चार्ज इनटू ई। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ई अपॉन एम। ये हो गया ए। ये ए की वैल्यू यहाँ रख दो तो Vd कितना आ जाएगा भाई, तो Vd बराबर हो जाएगा ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये हो गया रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। Vd और टाउ में ये रिलेशन हो गया। अच्छा अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर आपको मोबिलिटी चाहिए तो म्यू बराबर क्या होता है भाई, म्यू बराबर होता है बच्चों Vd अपॉन ई। तो Vd की वैल्यू रख दो ई अपॉन एम टाउ, और अपॉन में ये वाला ई आ जाएगा, ई से ई कट गया तो म्यू बचेगा यहाँ पे ई टाउ अपॉन एम। ये रिलेशन आ गया मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम। अब बच्चे यहाँ से हमसे बहुत पूछाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोबिलिटी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चों अगर कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी बढ़ती है फ्री इलेक्ट्रॉन की। जब थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कोलिजन जल्दी जल्दी होंगी। भाई वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोलिजन यहाँ से यहाँ जाने में कम टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी होंगे, जल्दी जल्दी होंगे, यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ ये कम हो जाएगा। भाई रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन। और जब स्पीड में चलेगा तो कोलिजन जल्दी कर देगा ना दूसरा वाला, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा। और बच्चों जब रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज भी घटेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमको कहना पड़े तो हम ये भी कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम के घटने से मोबिलिटी घटेगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and D when no current flows in the arm BE of the electric network shown in the figure below। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि करंट इन BE जीरो है। करंट जो है वो BE पोर्शन में क्या है बच्चों, जीरो है। और हमसे कह रहे हैं वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VA माइनस VD। तो A से D का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। बच्चों
अगर यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ का यूज करने को ना कहते, बेसिक फार्मूला का यूज करके और 1 मिनट में इसका आंसर फाइंड कर सकते थे। कैसे? हम VA माइनस VB निकाल देते। देखो इधर VA माइनस VB, ये कितना आता सोचो। तो भाई हमको पता है ये बैटरी है तो ये पॉजिटिव इंड है और ये निगेटिव इंड है, तो ये हाई वोल्ट है, ये लो वोल्ट है सेल के लिए। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? जितना सेल का EMF है, यानी कि 6 वोल्ट। फिर VB माइनस VE निकालते हैं तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आता, इसका क्यों नहीं आता? क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है? 0 है। अब जहाँ करंट 0 होती है वहाँ कोई वोल्टेज तो होता नहीं रेजिस्टेंस पे, I इंटू आर होता है ना वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप, तो क्या होता? I1R1, यानी कि 0 इंटू R1, ये 0 हो जाएगा। कुल मिला के सेल वाला EMF बचेगा। तो जब VB माइनस VE निकालोगे तो क्या निकलेगा बच्चों? 3 वोल्ट। और VE माइनस VD क्या आएगा सोचो। ये बच्चों स्ट्रेट वायर है, यहाँ अगर करंट होगी भी, मान लो कहीं ऐसे करंट है I, तो भी यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0। क्यों? क्योंकि I to R हो तब तो पोटेंशियल डिफरेंस हो, ऐसे लगाओ, दोनों ही चीज़ें नहीं है, इसलिए E से D का पोटेंशियल डिफरेंस 0। अगर इनको डायरेक्ट ऐड कर दे तो बच्चों आंसर आ जाएगा। कैसे? V से VE कट गया, VB से VB कट गया, क्या मिला? VA माइनस VD, और ये कितना आ गया? 9 वोल्ट। यही आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, ये कैसे आया? ऑन एडिंग आया। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमसे कहा गया बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, तो हम क्या करेंगे? किरचॉफ्स लॉ का यूज करके भी इसको शो कर सकते हैं। हम चाहें तो सर्किट में करंट भी बता सकते हैं, सब हम कर लेंगे किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। तो बच्चों कैसे करंट निकालते हैं? मान लिया इस सेल से कोई I एम्पेयर की करंट फ्लो होती है, तो I करंट यहाँ भी जाएगी, वही I करंट यहाँ भी जाएगी, वही I करंट यहाँ से होती हुई I करंट यहाँ वापस आएगी। अच्छा, यहाँ जब I करंट आई थी तो आगे क्यों आई चली गई, इधर क्यों नहीं गई? क्योंकि उन्होंने दे रखा है इस पार्ट में कोई करंट नहीं जाती है, तो यहाँ की करंट 0 हो गई, इसलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं किया गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे, तो लिखेंगे इन क्लोज्ड लूप, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ के लिए क्लोज्ड लूप चाहिए ना, तो इन क्लोज्ड लूप ED CBE, कौन सा? ED CBE, ये वाला ले लिया। तो बच्चों हमको क्लोज लूप का रूल क्या बताता है? किरचॉफ सेकंड रूल क्या बताता है? तो पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जब सबको सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एट ईच इन द क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। ये रूल हम लगाने जा रहे हैं। कैसे लगाएंगे? E से D का पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। D से C का लेंगे तो क्या मिलेगा? IR। क्या मिला? IR। ठीक है, फिर C से B का लेंगे तो क्या मिलेगा? देखो बैटरी के निगेटिव एंड से पॉजिटिव जा रहा है, तो लोस में जब हाई वोल्टेज को घटाएंगे तो आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। तो जब निगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो आंसर निगेटिव आएगा, यानी कि माइनस का 4 वोल्ट। ठीक है, फिर B से E जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस से माइनस में जा रहा है। देखो B से E जब जाओगे तो प्लस से माइनस में जाओगे, जब प्लस से माइनस में जाओगे तो हमेशा ये प्लस का रहेगा वोल्टेज, यानी कि प्लस का 3। ठीक है, यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं क्योंकि यहाँ करंट 0 है, तो इसलिए इसको छोड़ दो। फिर E से D में भी कुछ नहीं, यानी कि आंसर आ गया ओवरऑल 0। क्या किया? सारे सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस का सम लिया और आंसर किसके बराबर कर दिया? 0 के। यहाँ से IR कितना आ जाएगा? IR माइनस 1 इक्वल टू 0 या IR इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इतना करने के बाद भी आप A से D का पोटेंशियल बता सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ का यूज करके भी आप बता सकते हैं। यहाँ से कैसे बता सकते हैं? अब आप VA से VB ले लीजिए, फिर VB से VC ले लीजिए, फिर VC से VD ले लीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप निकल आएगा। ये भी एक तरीका है। चलिए तो हम ये करके दिखा देते हैं आपको। तो VA माइनस VB कितना आएगा बताओ? VA माइनस VB कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 6 वोल्ट। अच्छा देखो, VA माइनस VB, हाई से लो, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। यहाँ VB से VC, तो ये प्लस वाला है ना, बड़ी वाली लाइन प्लस की होती है, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस से माइनस फिर जा रहे हैं तो ये भी प्लस में रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो यानी कि VB माइनस VC, ये भी क्या आएगा? 4 वोल्ट आएगा। फिर VC माइनस VD, देखो इधर, तो VC माइनस VD,
जब VC माइनस VD लेंगे तो देखो ध्यान से, तो हम जा रहे हैं VC से VD और करंट कहाँ जा रहे हैं, VD से VC। आपको पता है कि करंट हमेशा हाई से लो वोल्टेज में जाती है, तो करंट जा रही है हाई से लो, मतलब D जाता है और C कम है, और हम जा रहे हैं VC से VD। जब करंट के अपोजिट जाओगे तो समझो लो से हाई वोल्ट में जाते हो, और जब लो से हाई में जाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव आता है। तो IR तो आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का, यानी क्या आएगा, माइनस का IR। सबको ऐड कर लो तब भी आंसर आ जाएगा ऑन एडिंग। तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा VB से VB कट गया, VC से VD कट गया, तो क्या बचेगा, VA माइनस VD। इधर क्या बचेगा, 6 + 4 माइनस IR। IR की वैल्यू क्या है बच्चों, 1, तो रख दो। तो 6 + 4 यानी कि 10 - 1, यानी क्या बचेगा, 9 वोल्ट। तो VA माइनस VD इज 9 वोल्ट, यह आ गया। अब यहाँ पे बच्चों हमसे कहा गया है कि किरचॉफ्स लॉ का यूज करो, VA माइनस VD निकालो, हमने निकाल दिया। अब अगर कभी आपसे कहा जाए सर्किट में करंट कितनी होगी, तो क्या आप निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर करंट आपको निकालनी है तो अब फिर से क्लोज लूप ले लीजिए, पूरा ले लीजिए क्लोज लूप, आराम से आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, तो लिख देंगे यहाँ पे इन क्लोज्ड लूप, ठीक है। चाहे आप पूरा ले लो तब भी मिल जाएगी, ये आधा लूप ले लो तब भी करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। चलो अच्छा, इससे निकाल देते हैं, इस सारे से, ठीक है। इन क्लोज लूप AFEBA इसका यूज करके निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा बच्चों, A से F पोटेंशियल डिफरेंस लो, तो A से F गए, देखो पहले तो यहाँ पे IR, तो 2 × I × R। फिर यहाँ से यहाँ गए, तो देखो माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो ये निगेटिव का आएगा, तो माइनस का 1। फिर यहाँ गए तो 3 × I, पोटेंशियल डिफरेंस लेते जा रहे हैं, यहाँ पे गए I × R, देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट कहीं मिल जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस IR कर देंगे। फिर E से B में गए, तो यहाँ तो कुछ नहीं मिला, 0, यहाँ क्या मिलेगा, 3, लेकिन कैसा मिलेगा, देखो यहाँ निगेटिव से कहाँ गए, प्लस में, माइनस से कहाँ गए, प्लस में, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3। फिर B से A गए तो क्या मिला, देखो माइनस का, देखो क्या किया, A से F गए, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, फिर F से E गए, फिर E से B गए, फिर B से A गए, ऐसा कर लिया, और इक्वल टू कितना कर दिया, 0। अब सोचो ये तीनों चीज़ जुड़ेंगी तो ये बचेगा -9 और ये -1 यानी कि -10, और इधर बचा प्लस का 5i - 10 = 0, तो 5i = 10, या i = 10/5, या i = 2 एम्पियर। सो द करंट इन द लूप विल बी 2 एम्पियर। तो बाहर वाले सर्किट में हर जगह करंट कितनी होगी, 2 एम्पियर होगी। सेल ड्रॉप A और D का कितना आ गया, वो आ गया है 9 वोल्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।